महाराष्ट्र में स्कूल खोलने की तारीखों को लेकर सरकार के भीतर कांग्रेस और शिवसेना के बीच फिर से मतभेद सामने आया है। कांग्रेस कोटे से शिक्षा मंत्री ने शासनादेश के जरिए 17 अगस्त से स्कूल खोलने के लिए गाइडलाइन जारी की, लेकिन उद्धव सरकार ने वर्षा गायकवाड़ के फैसले पर वीटो लगाते हुए कांग्रेस को बैकफुट पर खड़ा कर दिया है। अब स्कूल खोलने पर फैसला टास्क फोर्स की मीटिंग के बाद होगा, जिसमें अंतिम फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ही करेंगे। महाविकास अघाड़ी का ये मतभेद बार बार नजर आ रहा है। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने ग्रामीण इलाके में 17 अगस्त से 5वीं से 7वीं तक के बच्चों के स्कूल खोलने के लिए स्थानीय प्रशासन को फैसला लेने का अधिकार दिया, तो वहीं शहरी इलाके में 8वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने के लिए महापालिका कमिश्नर को अधिकार दे दिया। लेकिन इस शासनादेश के महज 48 घंटे के भीतर ही सरकार में शामिल दूसरी पार्टियों ने कैबिनेट बैठक में फैसले का विरोध किया और आखिरी निर्णय सीएम उद्धव पर छोड़ दिया। खुद को बैकफुट पर देख शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ एक बार फिर मीडिया के सामने आई और उन्होंने कहा कि सरकार के भीतर कोई मतभेद नहीं है। पेडियाट्रिक टास्क फोर्स और जनरल टास्क फोर्स, इनके साथ मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री की बैठक होगी और उनके सुझाव अनुसार निर्णय पे अमल किया जाए कि ना किया जाए, उस पे अंतिम निर्णय होना बाकी है। कल जो हमारे एसीएस की और टास्क फोर्स की मीटिंग हो गई, उसमें भी इस बात पे चर्चा हो गई। हम सबका एजेंडा, सबका उद्देश्य एक ही है कि बच्चों की हेल्थ, बच्चों की सिक्योरिटी रखना, और उसके लिए हमारे मन में किसी के भी मन में कोई मतभेद होने की बात ही नहीं है। पहले शिक्षा मंत्री का आदेश और उसके बाद इस आदेश पर वीटो से कई सवाल उठ रहे हैं। सरकार के बीच उभरे इस मतभेद के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री के शासनादेश पर वीटो लगाए जाने के बाद अब बीजेपी को भी सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। बीजेपी का कहना है कि 3 पार्टियों की सरकार में कभी भी एक राय, एक फैसले पर नहीं बनी। नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने मुद्दा उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा है। मंत्री वेगळं घोषणा करतात, सरकार वेगळं घोषणा करते, टास्क फोर्स तिसरं ठरवते, कुठलंही समन्वय नाही। यातनं पालकांमध्ये कन्फ्युजन होतं आणि बालकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात त्यातनं अडचणी तयार होतात। त्यामुळे मला असं वाटतं अशी कन्फ्युजनची स्थिती न ठेवता एक फर्म निर्णय सरकारने घोषित केला पाहिजे। सरकार की आपसी उठापटक ने विपक्ष को हमला करने का मौका दे दिया है। महाविकास अघाड़ी सरकार में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले आपदा और प्रबंधन मंत्री विजय वेदेट्टीवार के एक ऐलान पर सीएम ने वीटो लगा दिया था। अब ताजा घटना से एक बार फिर महाविकास अघाड़ी सरकार के भीतर तीनों पार्टियों के बीच तालमेल न होने की बात सामने आ गई है। राज्य में कांग्रेस और शिवसेना को टकराव की राजनीति से दूर रहना होगा, क्योंकि केंद्रीय स्तर पर दोनों मिलकर एनडीए के खिलाफ लड़ रही हैं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर से बाहर नहीं निकलने को अब विपक्ष ने मुद्दा बना लिया है। बीते करीब 4 महीने में गहलोत एक बार से ज्यादा घर के बाहर नहीं निकले। इस दौरान वो न ही किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंचे और न ही जनता के बीच दिखाई पड़े। मुख्यमंत्री के इस तरह घर में रहने पर अब बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। विपक्ष के आक्रामक रवैये के बाद गहलोत ने जिस तरह की सफाई दी, उसके बाद इस मामले ने पहले से भी ज्यादा तूल पकड़ लिया। बीते कई महीने में कोरोना की चपेट में आने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो एकांतवास अपनाया, वो चौथे महीने भी जारी है। इस बीच राजस्थान के आधे दर्जन जिलों में बाढ़ आई, जिसने 27 लोगों की जान ले ली। बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोग बेघर हो गए। बाढ़ पीड़ितों की सुध लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से लेकर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला तक प्रभावित इलाकों में लोगों का हालचाल जानने पहुंचे। लेकिन गहलोत कुदरत के कहर के बावजूद अपने घर से बाहर नहीं निकले। मुख्यमंत्री के इस तरह अपने घर से बाहर न निकलने को बीजेपी ने कैद में होना बताना शुरू कर दिया। वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। जब ये साइक्लोन आया था तो हमारे प्रधानमंत्री जी घूमे, उसके बाद आपने देखा तो शिवराज जी ने अपने क्षेत्र के अंदर जब मध्य प्रदेश में मुसीबत पड़ी तो उन्होंने भी दौरा किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बाहर अभी तक निकल के आए हैं, क्यों नहीं उन्होंने दौरा किया। वीसी करने के लिए तो वैसे भी बहुत टाइम होता है, और ये तो एक दफ़ा देखने के बाद, तो आंखों देखा हाल जब होता है तो उसके बाद इंस्ट्रक्शंस देना और जो वीसी के थ्रू अभी कर रहे हैं उसमें बड़ी ज़्यादा सहूलियत और आसानी हो जाती है। मामला तूल पकड़ने लगा तो अशोक गहलोत ने एक कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने घर से ही जनता से सवाल पूछ डाले। मैं खुद नहीं जा पा रहा हूँ, कहीं जगह जाऊंगा तो वहाँ भीड़ इकट्ठी होगी तो कहेंगे मुख्यमंत्री खुद ही प्रोटोकॉल तोड़वा रहे हैं।
तो मेरे लिए तो बड़ी समस्या बनी हुई है। मुख्यमंत्री की ये सफाई बीजेपी को हजम नहीं हो पा रही है। असल में मुख्यमंत्री भले ही अपने घर से बाहर न निकल रहे हो, लेकिन उनके मंत्री से लेकर पार्टी के दूसरे नेता और कार्यकर्ता हर तरह की गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। पार्टी और सरकार के ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें कोरोना के खतरे के बावजूद भारी भीड़ जुटी। यही वजह है कि मुख्यमंत्री की सफाई के बावजूद बीजेपी को उन पर निशाना साधने का मौका मिल रहा है। गहलोत की दलील है कि कोरोना प्रोटोकॉल ने उनके पांवों को जकड़ रखा है, क्योंकि वो घर से बाहर निकले तो भीड़ होगी और भीड़ हुई तो उन पर कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप लगेंगे। वैसे जब मुख्यमंत्री गहलोत को कोरोना हुआ उसके 10 दिन बाद ही उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, लेकिन जुलाई में जब सचिन पायलट खेमे ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला तो उन्होंने 3 महीने के लिए खुद को क्वारंटीन कर लिया। गहलोत के इसी एकांतवास ने बीजेपी को हमले का मौका दे दिया। मुझे लगता है कि कोरोना से भी बड़ी बीमारी राजस्थान में कानून व्यवस्था और अपराध की है, और कोई प्रदेश का मुखिया घर में कैद रहेगा और लोगों की सुध-बुध नहीं लेगा। इस पूरे कालखंड के दौरान लोग बाढ़ से पीड़ित रहे, लोग एक्सीडेंट से पीड़ित रहे, बीमारियों से पीड़ित रहे। तो प्रदेश का मुखिया ये लॉजिक दे कि मैं घर में रहूंगा तो मैं सुरक्षित रहूंगा और बाहर निकलूंगा कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन होगा, भीड़ आएगी। तो भीड़ आएगी तो भीड़ का कोई ना कोई तरीका निकालिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपकी अनुपस्थिति के कारण, आपकी लापरवाही के कारण, आपकी शिथिलता के कारण राजस्थान की गवर्नेंस की फेल्योर हो, राजस्थान की जनता उससे पीड़ित हो। वैसे बीते 9 महीने से गहलोत जयपुर से बाहर नहीं गए। एक बार विधानसभा के बजट सत्र में हिस्सा लेने और दूसरी बार राज्यपाल से मिलने गहलोत राजभवन गए थे। मुख्यमंत्री सभी सरकारी कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कर रहे हैं। गहलोत के हवाले से बताया गया कि मुख्यमंत्री कोरोना के बाद होने वाली दिक्कतों से उबरे नहीं हैं। इसी वजह से डॉक्टरों ने उन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम करने और बाहर निकलने से मना कर रखा है। जिस सरकार को जनता ने अपने सुख दुख में साथ देने के लिए चुना है, उसके मुखिया के घर में बंद करने पर सवाल तो उठेंगे ही। राजस्थान में यही हो रहा है। बीजेपी का आरोप है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल और सचिन पायलट की मांगों पर फैसले से बचने के लिए गहलोत ने खुद को अपने ही घर में कैद कर लिया है। बीजेपी का यह भी आरोप है कि गहलोत पार्टी की कलह से डरकर बाहर नहीं निकल रही, जिसकी वजह से राज्य में कामकाज ठप है। वहीं महाराष्ट्र के यवतमाल में 8वीं फेल मैकेनिक मुन्ना ने अपने सपने को साकार करने के लिए हेलीकॉप्टर बनाया, लेकिन ट्रायल के दौरान यही हेलीकॉप्टर उसकी मौत की वजह बन गया। करीब 25 साल के इस होनहार युवक की मौत से इलाके में मातम है। मुन्ना के सपनों के टूटने और उसकी मौत से जुड़ी तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। रात के अंधेरे में उड़ान के लिए तैयार यही वो हेलीकॉप्टर है जिसे यवतमाल के मुन्ना नाम के मैकेनिक ने तैयार किया था। शेख इस्माइल उर्फ मुन्ना उर्फ रेंचो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के सामने अपने इस हुनर का प्रदर्शन करना चाहता था। इसे ध्यान में रखकर बीते मंगलवार को मुन्ना अपने इस हेलीकॉप्टर का ट्रायल करने मैदान में पहुंचा और कुछ दोस्तों की मौजूदगी में उड़ान की तैयारी की। हेलीकॉप्टर का इंजन स्टार्ट हुआ और इसके पंखों ने जैसे ही तेजी पकड़ी, कुछ ही सेकंड के अंदर उसका पिछला पंख टूटा और ऊपर नाच रहे पंखे से जा टकराया। इसके बाद पंखे का एक हिस्सा केबिन में बैठे मुन्ना के सिर में लगा और गहरी चोट की वजह से मुन्ना बेसुध होकर हेलीकॉप्टर से गिरता नजर आया। मुन्ना के सपने का साक्षी बनने आए उसके दोस्त हादसे के बाद अनहोनी के अंदेशे में उसके पास भागकर पहुंचे। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई गंभीर हादसा हो चुका है, इसलिए हेलीकॉप्टर से बाहर गिरे मुन्ना को उसके दोस्त आवाज देकर जगाने की कोशिश करते दिखे। कुछ ही पल में उन्हें समझ में आ गया कि हेलीकॉप्टर के जिन पंखों के दम पर मुन्ना अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने का सपना देखा करता था, वो ही उनके दोस्त के लिए जानलेवा साबित हो चुका है। इस हादसे में मुन्ना की जान जा चुकी थी। 3 से 4 दिन ग्राउंड ट्रायल लिए उसने। एक फ्लाइंग ट्रायल कल लेने जा रहा था, जिसकी मालूमात उसने किसी दोस्तों वगैरह को नहीं बताई। करीबी 1-2 लोग थे, उनके साथ वो फ्लाइंग टेस्ट ले रहा था, जिसमें उसका टेल रोटर टूटकर मेन रोटर को लगने की वजह से उसकी मृत्यु हुई। होनहार लड़के की मौत से इलाके में मातम नजर आया। जिस हेलीकॉप्टर को बनाकर मुन्ना अपनी काबिलियत को साबित करना चाहता था और देश के विकास में एक योगदान देना चाहता था, उसी सपने को हकीकत में बदलने के दौरान उसकी मौत हो गई। मुन्ना ने अपने हेलीकॉप्टर का कई बार जमीनी ट्रायल किया और उसे पूरा भरोसा था कि उसके हेलीकॉप्टर में कोई भी कमी नहीं रह गई है।
आखिरी बार उसने अपने हेलीकॉप्टर का एरियल ट्रायल करने का प्लान बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चूक जरूर रह गई, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हुआ और मुन्ना की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में मुन्ना तकरीबन 3 साल से जुड़ा हुआ था और 3 साल की करीब 1600 घंटे की मेहनत से उसने बेकार पड़ी चीजों का पुर्जा जोड़कर अपने गैराज में ही हेलीकॉप्टर बनाने की ठान ली। धीरे धीरे उसे अपना सपना साकार होता दिखने लगा। बताया गया कि हेलीकॉप्टर बनाने के लिए खराब चीजों को ठीक करने वाला मुन्ना अलमारी और कूलर जैसी चीजें बनाता था। जैसे ही उसके हेलीकॉप्टर ने एक शक्ल ले ली, उसने इसका नाम अपने नाम पर रख दिया। उसकी मेहनत रंग लाई और हेलीकॉप्टर तैयार भी हो गया। बहुत मेहनती था, काबिल था, हालांकि 8वीं फेल था, लेकिन फिर भी उसमें एक देश के लिए कुछ करने का जज्बा था। उसने 3 साल में 1600 घंटे काम किया उस प्रोजेक्ट पे और उसको सफल बनाया। मुन्ना कम पढ़ा लिखा था, लेकिन हुनरमंद था। मुन्ना सपने देखना और अपने सपनों में रंग भरना जानता था, लेकिन किसी चूक की वजह से सपनों ने ही उसकी जान ले ली। यवतमाल के मुन्ना की मौत के साथ ही महाराष्ट्र ने एक बड़ी संभावना को खो दिया है। बताया गया कि उसके बनाए हेलीकॉप्टर को देखने बेंगलुरु से एक टीम आने वाली थी। यही वजह है कि मृतक मुन्ना उस टीम के आने से एक दिन पहले अपने बनाए हुए हेलीकॉप्टर को ट्रायल के तौर पर उड़ाकर देखना चाहता था, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि ये ट्रायल उसकी जान ले लेगा। कोरोना काल में कई लोग अपने बच्चों की ऑनलाइन क्लास से परेशान हो गए हैं। लोगों को ये शिकायत रहती है कि छोटे बच्चे ऑनलाइन क्लास के दौरान एक जगह टिककर बैठने के बजाय इधर उधर भागते हैं। इसीलिए ये खबर बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि पढ़ाई को लेकर बच्चों की चंचलता से परेशान होकर कहीं आप कोई ऐसा कदम ना उठा लें जिस पर पछताने के लिए आंसू भी कम पड़ जाएं। छोटे बच्चे का टेंशन आ रहा है उसको कि वो ऑनलाइन क्लास में बैठता नहीं है। साढ़े 3 साल का बच्चा कैसे करेगा ये सब कुछ? उसका तो खेलने में मन लगता है। थोड़ा सा दबोच के बेडरूम में, तो उसका दम घुट गया और उसमें वो मर गई। जिन मासूम हाथों ने घर की इन्हीं दीवारों पर सूरज उगाया था, अब उस मासूम की जिंदगी का सूरज इन्हीं दीवारों में दम तोड़ चुका है। फूल जैसा जो बच्चा दीवारों पर अपनी कला की खुशबू बिखेरता था, अपनी बगिया के उस फूल को माँ ने ही अपने हाथों से तोड़ दिया। जिन नन्ही उंगलियों ने अभी रंगों से खेलना ही सीखा था, उन उंगलियों को हमेशा के लिए रोक दिया गया। अपनी ड्राइंग बुक में जिंदगी के रंग उतारने का हुनर सीखा ही था कि माँ ने ही मासूम की जिंदगी छीन ली। पिता का कलेजा अब तक कांप रहा है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि कलेजे के टुकड़े को माँ ने ही मौत के घाट उतार दिया। इस घर में जो कुछ हुआ है उसे जानकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। महाराष्ट्र के नासिक में एक महिला ने ऑनलाइन क्लास न करने पर अपने 3.5 साल के बच्चे की जान ले ली। न सिर्फ इतना, उस महिला ने बच्चे को गला घोंट कर मारा और उसके बाद खुद भी फांसी लगा ली। कई घंटों तक दोनों की लाश दरवाजे के पीछे पड़ी रही और घर वालों को लगता रहा कि अंदर ऑनलाइन क्लास चल रही है। जब पति ने दरवाजा खटखटाया और बहुत देर तक कोई जवाब नहीं आया, तब जाकर राज फाश हुआ। नासिक के इंदिरा नगर इलाके में पुलिस को एक हैरान करने वाली घटना की जानकारी मिली। 9 अगस्त की शाम को पुलिस को फोन करके बताया गया कि एक महिला ने अपने बच्चे की हत्या करने के बाद फांसी लगा ली है। जब पुलिस घर पहुंची तो वहां का मंजर देखकर दहल उठी। घर की दीवारों पर बच्चे की बनाई पेंटिंग्स थी। हर तरफ खामोशी और परिवार वालों का मातम। परिवार वालों के मुताबिक 9 अगस्त को ऑनलाइन क्लास के लिए शिखा अपने 3.5 साल के बच्चे रिधान को लेकर पढ़ाई के लिए अपने कमरे में ले गई। महिला ने दरवाजा बंद कर दिया। शाम को करीब 4 बजे शिखा के पिता ने चाय के लिए आवाज लगाई तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। बाद में जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो वहां 2 लाशें और एक सुसाइड नोट मिला। मुझे किसी से शिकायत नहीं है, सब अच्छे हैं। जो मैं कर रही हूँ उसके बारे में किसी को परेशान ना किया जाए। महिला के पति का कहना है कि स्कूल में बच्चा एक जगह बैठता नहीं था, इधर उधर भागता रहता था और जब से कोरोना के दौरान ऑनलाइन क्लास होने लगी तब भी पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था, जिसकी वजह से बच्चे की मां काफी तनाव और गुस्से में रहती थी।
स्कूल का प्रेशर मम्मी के ऊपर आ गया कि वो स्कूल टेबल के सामने कैमरे के सामने नहीं बैठ रहा है। उसको बिठाओ, स्कूल से बोला जाता था कि नहीं उसको स्कूल में बिठाओ, सब बच्चे सामने बैठे हैं, वो क्यों नहीं बैठता, उसको बिठाओ, उससे इतना होमवर्क करा के लो। 3.5 साल का बच्चा है, कैसे करेगा ये सब कुछ। ये सोचकर ही दिल कांपने लगता है कि पढ़ाई के प्रेशर में कोई माँ अपने 3.5 साल के बच्चे को गला घोट कर मार सकती है। पड़ोसियों के मुताबिक बच्चे की पढ़ाई को लेकर माँ अक्सर गुस्से में रहती थी। छोटे बच्चे का टेंशन आ गया उसको कि वो ऑनलाइन क्लास में बैठता नहीं है। टीचर बोलते हैं कि 1 घंटा उसको बिठाओ, वो बैठता नहीं था, भागता रहता था। तो वो टीचर उसको बोलते थे कि आप मम्मी हो तो बिठाओ, वो बैठता नहीं, तो वो भागता था, खेलता था। नासिक के इस घर में हुई घटना ने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। अब तक की जांच में पुलिस का दावा है कि जिस महिला ने अपने 3.5 साल के बच्चे की हत्या की थी, वो पढ़ाई के वक्त बच्चे की शैतानियों से तनाव में रहती थी। वो बच्चे पर बार बार पढ़ाई के लिए प्रेशर बनाती थी और इस बात से खुद भी तनाव में थी। पढ़ाई लेते वक्त हो सकता है कुछ अनबन हो गई हो। ये जो महिला है उसको क्रोध बहुत जल्दी आता था और उसने उसको जो थोड़ा सा दबोच के बेडरूम में, तो उसका दम घुट गया और उसमें वो मर गई। पढ़ाई का जो प्रेशर अब तक कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं की जान लेता था, अब पहली बार वैसा ही प्रेशर नासिक में हुई इस घटना को लेकर देखने को मिला है। ये घटना समाज, स्कूल और हर माँ बाप के लिए सबक है। बच्चों को किसी भी चीज के लिए प्रोत्साहित करें, उन पर किसी तरह का प्रेशर ना डालें। हम सब ये बात जानते हैं कि बच्चों का मन बहुत कोमल होता है। जरा सोचिए, 3.5 साल के बच्चे पर पढ़ाई के लिए किसी तरह का दबाव क्यों बनाना। जिन बच्चों से हमारी दुनिया रोशन है, उन नन्हे चिरागों को तनाव देकर उन्हें बुझाने का हक किसी को नहीं है, फिर चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो। इसलिए बच्चों को खुलकर जीने दीजिए ताकि वो अपनी प्रतिभा के हिसाब से अपने सपनों की उड़ान के लिए खुद का आसमान बना सके। और अब देश दुनिया की खबरों का सुपर प्राइम टाइम बुलेटिन 100 बात